प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बीए तृतीय वर्ष की कक्षा ले रही हूँ। बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काव्य पर हम कक्षाएं ले रहे हैं और पिछली कक्षा में मैंने रामधारी सिंह दिनकर पर अपनी पिछली 2 कक्षाएं ली थी और चूंकि बच्चों आप लोगों की परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, तो अब जो मैं कक्षाएं लूँगी वो हम कुछ-कुछ कोशिश करेंगे कि प्रश्न उत्तर शैली में ही कक्षाएं लें, जैसा कि द्वितीय वर्ष की कक्षाओं में मैं लगातार ले रही हूँ, ताकि आपको एक प्रश्न के हिसाब से ही हम उत्तर की बात करेंगे। अब रामधारी सिंह दिनकर हम कोर्स में पढ़ा रहे हैं, जिनकी पहली कविता हिमालय के प्रति आपको लगी हुई है और एक कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग जो आपको कोर्स में लगा है। तो हम इसमें दोनों ही कविताओं पे भी चर्चा करेंगे और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर पर भी बात करेंगे। क्योंकि ऐसा आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में ही प्रश्न है आपका कि हिमालय के प्रति कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। कई बार आपको प्रश्न आता है कि हिमालय के प्रति कविता में कवि किसे जगाना चाहता है? या कई बार आता है कि हिमालय के प्रति कविता में निहित मूल भाव को स्पष्ट कीजिए। तो आज की कक्षा में मैं हिमालय के प्रति कविता को मैं केंद्र में रखकर आज अपनी चर्चा करूंगी और अगली जो कक्षा होगी उसमें हम कुरुक्षेत्र पर चर्चा करेंगे। तो हिमालय के प्रति जो इनकी कविता है, जैसा कि मैंने बताया कि दिनकर हैं, ओजस्वी भाव के कवि हैं और छायावाद से का एक प्रभाव था इनके पास में। लेकिन शुरू में मैं चलिए आपको कविता के कुछ एक पंक्तियां पढ़ती हूँ ताकि हम इस पर चर्चा करेंगे। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कविता का नाम जो हिमालय के प्रति है, हिमालय का जो महत्व है भारत के लिए एक भारत के लिए कहीं न कहीं ये जो हिमालय है एक बहुत गर्व का विषय है। भारत की पहरेदारी हिमालय से होती है। भारत का जो भारत के लिए मतलब जो हिमालय का जो एक रूप है, हिमालय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कहीं न कहीं एक भारत के सामरिक महत्व भी हिमालय का है, भारत का गौरव हिमालय है और भारत का भाल है, मस्तक है। मस्तक आपको मालूम है कि सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई चीज़ है। ये जो कविता है दिनकर की, हिंदी साहित्य की जो श्रेष्ठतम ओजस्वी कविताएँ हैं, उनमें एक इसको माना जाता है। हिमालय को संबोधित करके बहुत सारी कविताएँ लिखी गई हैं और मुझे याद है कि विजय देव नारायण शाही का एक बहुत बड़ी एक किताब बड़ी पुस्तक है, जिसमें उन्होंने सभी कवियों की कविताएँ जो हिमालय के प्रति लिखी गई हैं या हिमालय को केंद्र बनाकर लिखी गई हैं, वो सारी की सारी कविताएँ विजय देव नारायण शाही ने एक कलेक्शन बहुत पहले निकाला था, शायद 70 के दशक के आसपास की बात है। तो ये जो कविता है, ये श्रेष्ठतम ओजस्वी कविताओं में आती है। ये जो कविता है मैंने कहा कि कहीं न कहीं हिमालय भारत का मस्तिष्क है, भाल है, एक सम्मान का प्रतीक है। तो कहीं न कहीं इसमें पहला जो बात आता है कि कविता में कवि किसे जगाना चाह रहा है। तो कहीं न कहीं वो हिमालय को केंद्र में रखकर भारतवासियों को अतीत के गौरवमय पक्ष को याद दिलाना चाहता है और पराधीनता के विरुद्ध युद्ध लड़ने की प्रेरणा देता है। जैसे मैंने पिछली कक्षा में कहा कि अगर हमें भारतीय प्रतीकों से, भारतीय चीज़ों से प्रेम नहीं होगा, तो हम उसकी रक्षा कैसे कर पाएँगे? उसकी रक्षा के लिए कैसे लड़ सकते हैं? तो कहीं न कहीं ये जो भारतवासियों को हिमालय के का परिचय देते हुए भारत के अतीत के गौरवशाली अतीत को याद दिलाकर हिमालय को केंद्र में रखकर भारतीयों को ये जगाना चाह रहे हैं। ये एक तो हिमालय को जागरण संदेश दे रहे हैं। हिमालय के प्रति जो कविता है, कवि ने भारतीय संस्कृति के गौरवमय पक्ष को रखा, भौगोलिक परिवेश की विशिष्टता को दिखाया है भारत की और बताया है कि यह दिव्य भारत का विराट पुंज है या भारत माता के दिव्य भाल का मुकुट है। ये गर्वोन्नत है, महान है, लेकिन अखंड समाधि में बैठा हुआ है। अखंड समाधि में, जबकि आज ये चूँकि आप ही देखेंगे, ये जो कविता है, ये पराधीनता के दौर की रची हुई कविता है। तो कहीं न कहीं ये भारत भूमि जब शत्रुओं से आक्रांत है, ये हिमालय के प्रति एक सामान्य भारतवासी को भी जगाना चाहता है और हिमालय जिस प्रकार एक साधना अवस्था में बैठा हुआ है, हिमालय को भी जगाना चाहता है ताकि उसमें नव चेतना और जागृति का संचार हो सके और भारत भूमि अत्याचारों की मुक्ति पा सके। क्योंकि कवि हिमालय से खुद कहता है, कैसी अखंड चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल,
है तड़प रहा पद पर स्वदेश। तो ये जो है कि इसमें हिमालय को भारत भूमि की सीमाओं का पहरेदार भी बताया गया है, जो जो कहना चाह रहे हैं कि अब समाधि में लीन रहने का समय नहीं है। कवि उन्हें जगाना चाहता है कि भारत की कैसी दुर्दशा हो रही है। और इसमें ये भी दिखाना चाह रहे हैं, हिमालय को जगाते हुए कहते हैं कि कितनी मणियां लुट गईं, मिटा कितना तेरा वैभव अशेष, तू ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। तो हिमालय को समाधि की मुद्रा से निकालने के लिए इस बात को कर रहे हैं। दूसरा, ये देशवासियों को भी जागृति का संदेश दे रहे हैं। हिमालय को जगाने का स्वर तो है, लेकिन इसके माध्यम से देशवासियों को जगाना चाह रहे हैं कि अंग्रेजों की शोषणकारी शासन के कारण भारत का सारा वैभव नष्ट हो गया है, भारत का सांस्कृतिक गौरव समाप्त हो गया है। राजस्थान की बात करते हैं, चित्तौड़ की बात करते हैं। देशवासियों को बार बार कहते हैं कि भारतवासी अगर पहले ही सचेत रहते या सावधान रहते तो आज यह स्थिति नहीं आती। भारत वैभव जो चला गया है, आज हमें पराजित होना पड़ा है, भारतीयों की कमजोरी से हुआ है। तो इसमें बहुत सारे पुराने ये प्रतीकों को जगाते हैं। प्राची के प्रांगण बीच देख, जला रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वाल, तो सिंहनाद कर जाग तपी, कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का मंत्रोच्चार। या मतलब इस तरीके से ये पूरे के पूरे भारत में सांस्कृतिक उद्बोधन को देखना चाह रहे हैं। नवयुग की बात इसमें करते हैं, भारतीयों को जाग जाना चाहिए और गौरव के प्रसार की बात करते हैं। तो अब हिमालय, ये तो आपके छोटे प्रश्न की बात हुई, लेकिन कई बार प्रश्न ये भी आता है कि हिमालय के प्रति कविता का मूल भाव कहीं ना कहीं यही इस कविता में जो मैंने चर्चा की है यही छुपा है। तो इसमें सबसे पहले हिमालय के प्रति जो कविता है, इसका जो मूल भाव है, एक तो हिमालय को भारत के दिव्य भाल या भारत के मस्तक के रूप में इसको दिखाया गया है। मानवीकरण का आश्रय लिया गया है, जैसा कि स्पष्ट समझ आ रहा है। हिमालय को दिव्य पौरुष का विशाल पुंज बताया है। हिमालय को हमारे गौरव का विराट स्वरूप भी बताया है, और भारत माता के मस्तक पर धारण किया गया चांदी का इसे विशाल मुकुट माना गया। अब वो लिखते हैं, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। तो कहीं ना कहीं भारत को राष्ट्र का दिव्य चमकता हुआ भाल हिमालय को बताया गया है। गर्वोन्नत अजय, गर्व से सिर उठाकर अजय रहने वाला हिमालय है। दिनकर ने हिमालय को अजय बताया है, बंधन रहित बनाया है, और हिमालय को शक्ति पुंज के रूप में स्पष्ट किया है, जो युग युग से गर्वोन्नत मस्तक को लेकर जागरूक प्रहरी की तरह खड़ा है। वो कहते हैं, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग शुचि गर्वोन्नत महान, निस्सीम व्योम में तान रहे युग से किस महिमा का वितान। तो एक इसको गर्वोन्नत और अजय बताया है। जो तीसरा इनका कविता के मूल भाव में जागृति की प्रेरणा, कविता के माध्यम से जागृति की प्रेरणा देते हैं। और जैसे कि ऋषि मुनि समाधि में बिल्कुल लीन रहते हैं, हिमालय को भी अखंड चिर समाधि में लीन है, तो उसको जो जगाने का भाव आता है कि भारतीयों को अलग जगह अब समय अनुकूल आचरण करना चाहिए। अब मतलब अब जागने का समय हो चुका है। और हिमालय के प्रति ये जो कविता है, इसमें देश की दुर्दशा के स्वर को भी उठाया गया है। हिमालय के माध्यम से देश के संकटग्रस्त और देश को व्याकुल बताते हुए कहा गया है कि हिमालय को अब अपनी समाधि भंग करनी पड़ेगी। उस पुण्य भूमि पर आज तपी रे आन पड़ा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुख तड़प रहे डस रहे चतुर्दिक विविध प्याल, कितनी मणियां लुट गई मिटा कितना तेरा वैभव अशेष। तो इस तरह की जो चीजें हैं, एक और बात है, जैसा कि छायावाद की जब मैं विशेषताएं बता रही थी, तो मैंने आपको कहा भी था कि छायावाद के अंदर भी सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात की गई थी। तो यहाँ दिनकर इस कविता में भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। हिमालय के माध्यम से एक और ये भारतीय नवयुवकों को जागृति का संदेश देते हैं कि अपनी खोई हुई संस्कृति को वे बचाएं। यदि हम आज अपनी सांस्कृतिक धरोहर और गौरव की रक्षा करें तो देश को संकट से बचा सकते हैं। पूछो सिकता कण से हिमपति, तेरा वह राजस्थान कहाँ, वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरा अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ।
तो कहीं न कहीं ये पुरानी संस्कृति के गौरवमय पक्ष को इस कविता के माध्यम से उठाते हैं। दूसरा जो एक और इसके मूल भाव में आते हैं नवयुग का संदेश। एक बदले हुए युग का और नए युग में क्या संदेश ये देना चाहते हैं कि युग अब बदल चुका है, हमें युग के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए, युगानुकूल आचरण होना चाहिए। अब आलस्य और प्रमाद करने से अपना ही अहित हो सकता है। इसीलिए जो लोग नवयुग का संदेश नहीं अपनाएंगे वो प्रगति का मार्ग अपना प्रशस्त नहीं हो सकता। इसीलिए कवि हिमालय को ऐसे हुंकार और सिंहनाद करने के लिए कहता है जिससे सारे भारतीयों में जागृति आ जाए और देश में कहीं ना कहीं नवनिर्माण का आरंभ हो सके। तू मौन त्याग कर सिंहनाद, रे तपी आज तप का न काल, नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। एक और जो चीज इसमें दिखाई देती है करुणा और पौरुष का स्वर भी दिखाई देता है इस कविता में। नदियों को हिमालय के हृदय से प्रवाहित होने वाली करुणा की धारा बताया गया है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं और करुणा के रूप में ही भारत भूमि को सींचती हैं जिससे धरती हमारी सस्य श्यामला हो जाती है। हिमालय भारतीय सीमाओं का पराक्रमी प्रहरी भी है जो शत्रुओं को ललकारता हुआ सदैव इसकी रक्षा करता है। तो जो ये कविता है हिमालय के प्रति कविता में भारतीयों को जागृति की बात है, समय अनुकूल आचरण करने का संदेश है। इस पूरी कविता में राष्ट्रीय चेतना से संचालित है। इसका जो मूल भाव है वो देशभक्ति का भाव है, सांस्कृतिक गौरव का भाव है, राष्ट्रीयता का भाव है और पौरुषमयी भावनाओं, ओज की भावनाओं से परिपूर्ण ये कविता है और इसमें देश के नवनिर्माण और नव जागरण के भाव को सशक्त रूप से अभिव्यक्त किया गया है। और इसी वजह से जो ये कविता है दिनकर की या पूरे हिंदी साहित्य की जो ओजमयी कविताएं हैं, यह कविता मतलब बहुत सारी जो ओजस्वी कविताएं हैं उनमें एक महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है। धन्यवाद।